उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में बीते रविवार यानी 26 फरवरी शाम को अज्ञात लोगों ने एक पत्रकार पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। पत्रकार का आरोप है कि जिन लोगों ने हमला किया वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे। हमले में उन्हें 2 गोलियां लगीं, ऐसा पत्रकार का आरोप है। अधिकारियों ने कहा कि पत्रकार देवेंद्र खरे की शिकायत पर भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह के भाई और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक फिलहाल पत्रकार देवेंद्र खरे की हालत स्थिर है और दवायर ने भी उनसे बातचीत की। आगे आप लोगों को वो बातचीत भी सुनने मिलेगी। उन्होंने शक जताया है कि उन पर भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह के भाई ऋतुराज सिंह ने हमला करवाया था। देवेंद्र खरे, जो कि एक टेलीविजन चैनल न्यूज़ 1 इंडिया के जिला संवाददाता होने का दावा करते हैं, उन्होंने बताया कि ऋतुराज सिंह ने उन पर हाल ही में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हुए हमले की रिपोर्टिंग नहीं करने का दबाव बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है मामला, क्या है आखिर। तो दरअसल 16 तारीख को ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की गाड़ी और पुष्पराज सिंह के पिताजी की गाड़ी में टकराव हो जाता है, जिसके बाद देवेंद्र के मुताबिक उन्होंने ये खबर चलाई थी कि दोनों लोगों में आपस में बहस हुई और उसके बाद जो पुष्पराज का परिवार है उन्होंने जो ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें मारने की धमकी दी। यही खबर उन्होंने चलाई और उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी दी गई, ऐसा देवेंद्र का आरोप है और इसी के चलते उन पर हमला किया। ऋतुराज और अज्ञात लोगों के खिलाफ शहर के लाइन बाजार थाने में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 506 आपराधिक धमकी और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। जौनपुर निवासी खरे ने अपनी शिकायत में कहा कि वह रविवार शाम 7:30 बजे कुछ साथी पत्रकारों के साथ चाटपुर इलाके में अपने कार्यालय के बाहर बैठे थे, जब 2 अज्ञात व्यक्ति उनके चेहरे को ढके हुए एक काली मोटरसाइकिल पर आए और उन पर फायरिंग कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे पेट और दाहिने हाथ में गोली लगी है। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मेरे द्वारा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमले को लेकर की गई एक खबर को लेकर ऋतुराज सिंह ने मुझ पर दबाव डाला था, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी और मैंने उनसे कहा कि अगर आपका कोई पक्ष है तो आप वो पक्ष रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस खबर को नहीं चलाएंगे, इस खबर को तरीके से चलाइए। इस तरीके के तमाम उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद जब उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी तो उनके ऊपर हमला करवा दिया गया, ऐसा उनका आरोप है। जौनपुर सर्कल अधिकारी कुलदीप कुमार गुप्ता ने कहा, हम सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रहे हैं। पत्रकार ने ऋतुराज पर शक जताया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हम जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे और मामले को सुलझाएंगे। इसके बाद जब हमने ऋतुराज से फोन पर बात की तो उन्होंने देवेंद्र के लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हमने इस मुद्दे पर देवेंद्र से भी बात की। आइए दिखाते हैं उन्होंने हमसे क्या कहा। लगभग 7 से 7:15 हो रहे। हमारे बगल में यहाँ पे जो पहले यहाँ पे सिटी रहा करते थे, इसमें लखनऊ पोस्टेड है, वो किसी कारणों से जौनपुर आए थे। सुशील कुमार सिंह जी जिस समय घटना हुई हमारे ठीक बगल में बैठते थे। इंडिया न्यूज का पत्रकार अजीत जी हमारे ठीक बगल में बैठा था, हमारा कैमरामैन बैठा था, हमारे कई लोग बैठे थे, लगभग 5 से 6 लोग। सबके बाद अकला नहीं था, सब नहीं अच्छे थे क्योंकि सब पत्रकार। और लगभग 7:15 बजे के बीच में अपने ऑफिस के बाहर ऐसे कुर्सी पे जैसे आपसे बात कर रहे हैं उस तरह से कुर्सी पे बैठे हैं और ऐसे बैठे थे। एकाएक लड़का आता है जो जिसकी उम्र, क्योंकि पूरा नकाब लगाया था, उसका चेहरा तो हमने देख नहीं पाया, लेकिन जिस हिसाब से उसके चाल डाल था उसकी उम्र 28 साल से अधिक नहीं हो सकती, उससे कमी हो सकती है। आया और हम भी देख रहे थे, जैसे मैं बैठा हूँ, जैसे आप उसको देख रहा हूँ, मेरी भी निगाह मिल रही है, उसकी भी निगाह मिल रही है, क्योंकि मेरे ऑफिस में तमाम लोग आते जाते रहते हैं। हम कौन जान रहे हैं कि बदमाश आ रहा है, कौन आ रहा है। ऐसे में वो आया, कुछ नहीं, जैसे आया उसके बाद तुरंत फायर कर दिया, तुरंत अपनी पिस्टल फायर कर दिया, बिना कोई एक्शन रिएक्शन के उसे फायर कर दिया। तो पहली गोली लगी तो मैं अपना जान बचाने के लिए बगल में बाउंड्री उसमें कूद गया, किस तरह से जान बचाया। फिर जब हम कूदते हुए देखा तो फिर फायर किया। पहले फायर में ये देखिए मेरा फ्रैक्चर हुआ है, इस उंगली में पूरी तरह से
फ्रैक्चर हुआ, इसको फाड़ती हुई गोली हमारे मोबाइल के अंदर घुस गई। अगर ये मोबाइल नहीं होती तो वो मेरे सीने में चली जाती। आज हम आपके सामने बात नहीं करने लायक होते अगर वो सीने में पार हो जाती। देखिए, क्योंकि पत्रकार कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, आए दिन घटनाएं होती हैं, कई पत्रकारों की इसमें जान भी जा चुकी है। पत्रकार क्योंकि उसके पास में कोई सुरक्षा होता है, उसके बाद एक ही सुरक्षा, उसका कलम, उसकी ताकत, निर्भीक पत्रकारिता करना। लेकिन इस तरह से अगर लगातार वारदात होगा तो पत्रकारों में अच्छा खासा डर होगा, खबरों को प्रकाशित नहीं करेगा। वैसे भी पत्रकारिता को सभी लोगों ने बदनाम कर दिया है कि पत्रकार बिके हुए हैं, लेकिन जब पत्रकार निर्भीक होकर लिखता है तो सीने पे गोली खाता है। यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पत्रकार निर्भीक होकर लिखे कैसे। इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, अक्सर सामने आती हैं। पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पत्रकार पर हमला हुआ हो। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में आई है, उसके बाद से अभी तक पत्रकारों पर हमलों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कमेटी अगेंस्ट असॉल्ट ऑन जर्नलिस्ट की मीडिया की घेराबंदी शीर्षक वाली रिपोर्ट बताती है कि यूपी में 2017 से फरवरी 2022 के बीच पत्रकारों के उत्पीड़न के कुल 138 मामले दर्ज किए गए हैं। अगर हत्याओं की बात करें तो रिपोर्ट बताती है कि 2017 में 2 पत्रकारों की हत्या कर दी गई, उसके बाद 2020 में ये संख्या बढ़कर 7 हो गई, 2021 में 2, 2022 में 1। अगर शारीरिक हमलों की बात करें तो 2018 में 1 पत्रकार पर हमला हुआ, 2019 में 3, 2020 में 11, 2021 में 29 और 2022 में 4। इसके अलावा मुकदमों और गिरफ्तारी की बात करें तो 2018 में 1, 2019 में 9, 2020 में 32, 2021 में 23 और 2022 में 1। इसके अलावा धमकियों के भी कई मामले सामने आए हैं। ये रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया, ये आज की नहीं, ये 2022 की रिपोर्ट है और इसमें 22 तक का ही अभी डेटा है। आने वाले वक्त में जब 2023 का डेटा सामने आएगा तब हम उसकी रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ भले ही माफियाओं के लिए मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, लेकिन पत्रकारों पर हो रहे हमलों को लेकर क्या सरकार के पास कोई जवाब नहीं है? ये सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछा। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जिस तरीके से लोगों का काम करना मुश्किल होता जा रहा है, आज़ादी से जो मीडिया की आज़ादी होती है उस पर तो ज़बरदस्त अंकुश लगा हुआ है। और ये आज से नहीं है, पिछले कई सालों से, जब से इनकी सरकार आई है। एक बहुत पहले आपको याद होगा इंसिडेंट हुआ था मिर्ज़ापुर में, एक लड़का था प्रशांत कनौजिया, पत्रकार था, और उसने रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार के अफसर जो हैं वो बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं। और उन्होंने क्या किया, उस लड़के ने रिपोर्ट किया था कि वहाँ पे मिड डे मील के नाम पे नमक और रोटी दी जा रही है। उसके वीडियो उसने इशू रिलीज कर दिए, वो वायरल हो गए। नेचुरली इस तरीके की हरकत होती है, इस पैसा खाया जाता है, सब खा लिया जाता है, गरीब बच्चों को जो खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के, इस पत्रकार को उठा के बंद कर दिया, जेल चला गया और बमुश्किल उसकी बेल हुई। मैंने खुद उसकी बेल कराई थी, दो वो जरूरत थी श्योरिटीज की, और जो उसको बेल करा के छूटा। उसके बाद कई इस तरीके के तानाशाही का रवैया तो बहुत देखने को मिला है। हाथरस रेप जब हुआ था, गैंग रेप, तो उस वहां के डीएम ने खुलेआम उसके लड़की के परिवार को, विक्टिम के परिवार को धमकी दी थी कि तुम लोग जो है रिपोर्ट लॉन्च मत करो, वरना सोच लो तुम्हें यहीं रहना। कुछ नहीं हुआ उस डीएम का। सबको मालूम है किस तरीके से उसकी लाश को भी जला दिया गया था, मट्टी का तेल डाल करके पुलिस ने बाकायदा, और घर वालों को शामिल तक नहीं होने दिया था। और कोशिश ये होती रही किसी तरह गैंग रेप ना दर्शाया जाए। ये इस तरीके का रवैया जो है ना, और जो यहाँ पे जब भी मीडिया ने कोई चीज रिपोर्ट करने की, एक सिद्दीक कप्पन है केरला का पत्रकार, वो हाथरस गैंग रेप रिपोर्ट करने आ रहे थे और उनको हाथरस पहुंचने से पहले ही रोक लिया। 28 महीने जेल में रहा, बड़ी मुश्किल से उसकी बेल हुई है सुप्रीम कोर्ट से जाके। और किस तरीके से अगर वो वकील मुफ्त में अपनी सर्विसेज नहीं देते तो शायद अभी भी जेल में पड़ा रहता। तो ऐसे हालात हो गए हैं कि आप जो है कुछ
आपने किया जो सरकार को लगा कि उनके खिलाफ है, आप सही चीज बता रहे हैं, लेकिन सरकार को लगा कि नहीं नहीं इससे तो हमारी बदनामी हो रही, तो उठा के आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब ये जौनपुर वाला इंसिडेंट हुआ ही है, फिर ये वाली तो अभी लेटेस्ट ये सामने आई है। मुझे तो जब पता लगा बड़ा शॉकिंग लगा कि पत्रकार का घर गिरा दिया गया ये समझ करके कि वो किसी वैसे भी देखिए जो जहां तक ये बुलडोजर की का राज है, ये कौन से कानून के तहत है मुझे नहीं पता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई इजाजत नहीं, जिस तरीके से किया जाता है। उसका जस्टिफिकेशन आजकल पुलिस ये देने लगी है कि साहब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, बगैर नक्शा पास किए कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे जरा बताने की प्रयास करे गवर्नमेंट कि ऐसे कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर चलता है। एक किसी भी लोकेलिटी में किसी शहर की चले जाएं, इतने ज्यादा बगैर नक्शा पास करे कंस्ट्रक्शन मिलेंगे आपको, जो कि लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी को पैसा खिला खिला के बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां पे क्योंकि उसे टारगेट करना है तो उसकी आड़ में ये किया जा रहा है। तो ये इंक्रीजिंगली जो है ये अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर है। और असल में प्रॉब्लम क्या है कि वैसे भी यूपी जो है वो बड़ा फ्यूडल माइंडसेट की जगह है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बड़ा फ्यूडल माइंडसेट है, तो वहां पे ना सुनने का की आदत नहीं है कि जो हमने कहा वो कानून है। अच्छा, और स्पेशली अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो जो मठाधीश भी हो, अब मठाधीशों का तो सबकी समस्या ही यही है, कोई भी मठाधीश हो उसको ना सुनने की आदत नहीं होती। वहां तो जो आया इसने दिन को भी रात कहा तो बोलते हैं जी महाराज। तो जब इतना ये हो जाता है तो एक ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि भाई कैसे हिम्मत करी, ये कौन है, ये पत्रकार कौन होता है ये बताने को कि हम गलत चीज कर रहे हैं। ये सोच नहीं रह गई है कि ये जानने का प्रयास करे सरकार कि भाई जो कह रहा है पत्रकार उसमें सच्चाई है कि नहीं है, और अगर सच्चाई है तो उसको करेक्ट करे। ये तरीका है लोकतंत्र का, और मीडिया का ये काम है कि कोई गलत चीज हो रही तो उसको हाईलाइट करे। लेकिन अब वो जमाना शायद हिस्ट्री होने वाला है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।